वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। देखिए यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का और मेंस का ग्रुप कंप्लीट, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। सब कुछ इसी में मिलेगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, सारी चीजें सिर्फ उतनी कराई जाएंगी जिससे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लिया जा सके। तुरंत आप हमारे इन 3 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की कहीं से कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जितना इस ग्रुप में दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उतना पढ़ना है और आराम से सिलेक्शन हो सकता है। 2023 मेंस का जीएस पेपर 4 यानी कि एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का पेपर देख लेते हैं। 200 नंबर का है, 3 घंटे का पेपर है। टोटल मिला के इसके सिलेबस के 8 पॉइंट है और इनमें से कई क्वेश्चन 2018 से जब से ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीपीसीएस में तब से डायरेक्टली सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं और जीएस 1, 2, 3 की तरह 4 में भी रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आए हैं 2023 में। भाई 2023 जो है ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चंस पे बेस्ड है मीन्स। अब देखिए इसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 10 प्रश्न आते हैं, 8 नंबर के, 125 वर्ड में इनका आंसर लिखना होता है। करीबन 7 मिनट के आसपास आपको टाइम देना होता है। 10 प्रश्न आते हैं 12 नंबर के, 200 वर्ड में आंसर लिखना होता है हर एक क्वेश्चन का और करीबन 10 मिनट के आसपास आपको इसमें हर क्वेश्चन पे टाइम होता है। अगर आप लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे जो यूपीपीसीएस की मेंस की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट देखी है तो कई सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन यही है कि भाई यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है जीएस जो डिस्क्रिप्टिव 2018 से हुआ था तो 2018 से लेकर 2022 तक के कंप्लीट मेंस के क्वेश्चंस विद मॉडल आंसर और कंप्लीट एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल में डली हुई है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। और यूपीपीसीएस के मेंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट जिसमें 450 से ज़्यादा वीडियोस हैं वो भी आप फ्री में बिल्कुल देख सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट बिल्कुल फ्री हैं और कई सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों प्लेलिस्ट से आ गए हैं। इस वाले वीडियो में क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा, बाकी इसकी डिटेल एनालिसिस पूरा जीएस 1 से लेकर 6 तक जैसे ही पेपर हो जाएगा उसके 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की जो है वही पीवाईक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है उसी में 2023 के भी सारे मेंस के पेपर विद मॉडल आंसर और डिटेल्ड एनालिसिस की उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ जाए उसको कैसे करें सारे जो है डलवा दिए जाएंगे, ठीक है। ये छोटू सा वीडियो है सिर्फ क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आया कि मोरल इंसाइट क्या होता है, नैतिक अंतर्दृष्टि क्या है भाई, ये कैसे हेल्प करती है सिविल सर्वेंट के मोरल सिचुएशन में। सिंपली एक तरह से कह सकते हैं भाई किसी व्यक्ति, समूह या स्थिति की नैतिक प्रासंगिकता को समझने की क्षमता को बोलते हैं मोरल इंसाइट। और भैया सिविल सर्वेंट के लिए तो बहुत ही बेहद जरूरी है ये। दूसरा है कि ये जो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज में इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी। स्पिरिट ऑफ सर्विस जो कि आजकल के आईएएस में बहुत ही कम देखने को मिलती है और दृढ़ विश्वास का जो है साहस। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। ज़्यादातर लोग जो है पावर, पैसा, भोकाल के लिए जाते हैं, सबको पता है, बस वो आंसर लिखना है। तो अब एथिक्स पेपर एक्चुअली जो है देखा जाए तो जो लोग इसमें सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हैं, हमेशा देखा गया है ये कि जो एथिक्स में बढ़िया परफॉर्म करता है वो अपनी रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा करप्टेड होता है। तो आईएएस बनने के लिए ज़रूर आपको एथिक्स का पेपर लिखना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली जो सरकार का एक मेन मकसद था कि भाई ये एक्चुअली सिविल सर्वेंट की तैयारी करने वाले एथिक्स पेपर को सिर्फ जो है लिखने के लिए ना पढ़े, उसको जीवन में उतारने के लिए पढ़े, वो बड़ा कम हो पाता है। नेक्स्ट भैया कि जब बच्चा पैदा होता है तो जो भी उसके सराउंडिंग में होता है वो उसको ऑब्जर्व करता है और उसी से उसकी वैल्यूज़ की जो है फाउंडेशन होने लगती है। फैमिली और सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो वही रोल को यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं जैसे डिस्कस किसी क्वेश्चन में लिखा है, किसी में एक्सप्लेन क्रिटिकली लिखा है, किसी में जो है ये इलुसिडेट लिखा होता है, किसी में इलैबोरेट लिखा होता है, किसी में जो है क्वेश्चंस के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना होता है, ठीक है। किस में प्रोज लिखने होते हैं, किस में उसके बारे में इंट्रो भी देना होता है, सारी चीज़ें, किस में सीक्वेंस ऑफ इवेंट लिखना होता है, ये सब दिया हुआ है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मेंस एग्जाम भाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस डालेंगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन की एरा में भाई इंटरनेशनल एथिक्स की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन समस्या वही है कि सारे देश ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं और कुछ देश जो है दादागिरी दिखाते हैं। इस चक्कर में ये इंटरनेशनल एथिक्स जो है कहते तो हैं सब लोग कि हाँ भाई होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो ज़रूरत तो बिल्कुल है। अब इसको यहाँ पे आपको क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब समझते हैं। ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो सूचना का छिपाव है सार्वजनिक पहुंच और भागीदारी को बाधित करता है। तो सरकार जो है मतलब इस कथन के आलोक में सरकार में सूचना साझा करने और पारदर्शिता के महत्व पर चर्चा करें। कितनी ट्रांसपेरेंसी होती है भाई,
सरकारी सिस्टम में, ये आप जानते हैं, लेकिन आंसर को जो है कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए सारा लिखना है। ठीक है, जो आयोग ये पेपर ले रहा है वहीं पे पूरी ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो भी बड़ी बात है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी पूछा जा चुका है भाई। कितने कंपोनेंट्स होते हैं एटीट्यूड के? अफेक्टिव होता है, इमोशनल जिसको बोलते हैं, बिहेवियरल होता है, कॉग्निटिव होता है, प्लस थोड़ा बहुत एग्जाम्पल देके समझाते हैं। देखिए, एथिक्स के पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए कुछ चीज़ें आपको जरूर करनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। और प्लस उसमें कोई रियल लाइफ का एग्जाम्पल जरूर दीजिए, कोई लेटेस्ट करंट हो, कोई बहुत पॉपुलर जो है, अगर ऐसा मंत्री है, कोई ऐसी न्यूज़ हो, उससे कनेक्ट कर सकें किसी तरह क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया। मतलब एक तरह से पूरा जो है सिंप्लीफाई भी आपने कर दी, एक्सप्लेन भी कर लिया और एग्जाम्पल भी दे दिया। तो उसमें अगर सारे कीवर्ड्स आप इंट्रोड्यूस करके लिखें, वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से सब आ जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहती है। फिर नेक्स्ट इसमें भाई 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट आपको जो है ये डिस्कस करने हैं, जो आप समझते हैं पब्लिक सर्वेंट के लिए बहुत जरूरी है। अरे बहुत सारे हो सकते हैं भाई। रिस्पेक्ट फॉर लॉ, यही नहीं रहेगा तो कहाँ से पब्लिक सर्वेंट बनेगा? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इम्पैथी होनी चाहिए, डिलीजेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, कंपैशन, ठीक है, लीडरशिप। बहुत सारे में से कोई भी 2 आप लिख सकते थे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हाउ कैन लिबर्टी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बी फोस्टर्ड अमंग सिविल सर्वेंट। इसमें आपको अपना सजेशन देना था, कोई कमेंट लिख के दिखाए, देखें जरा क्या आंसर लिखता। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर गुड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भाई। रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे इल्यूसिडेट वाला वर्ड है और एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, बाकायदा क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है ना, तो भी आप कनेक्ट करके जो है कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं। पेपर में एक चीज़ बड़ी जो है उदासी है कि भाई सिर्फ एक केस पूछा है, यहाँ पे एक केस स्टडी आया, जबकि यूपीएससी में जो है काफ़ी सारे केस स्टडी रहते हैं और वो भी बड़ा जो है नॉर्मल सा है। ये एक्चुअली क्वेश्चन केस स्टडी वाला पहले आ भी चुका है। अब चलते हैं 12 नंबर वाले क्वेश्चन में भाई। इसमें एथिकल गवर्नेंस पूछ लिया, यहाँ भी एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई जब भी आप पब्लिक पॉलिसी बनाए तो सिविल सर्वेंट को पहली बात तो पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए कि भैया पब्लिक को सबसे ज़्यादा फायदा हो, और दूसरी बात कि भाई उसका रिजल्ट क्या हो सकता है उसकी भी फोरसाइट होनी चाहिए, मतलब उसकी दूरदर्शिता भी होनी चाहिए। तो इस कथन से आप क्या जो है सहमत हैं, क्या हैं? अपने उत्तर के लिए आपको बाकायदा जो है एक्सप्लेनेशन और ये सब देना पड़ेगा, आर्गुमेंट और जस्टिफिकेशन आपको दे के लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकायदा हम डिटेल देंगे, ये टेंशन मत लीजिए। क्या भगवत गीता भी एक एथिकल गाइड हो सकती है सर्वेंट के लिए? भाई आपने एक भगवत गीता का मान लो कुछ भी ना याद आ रहा हो, एक चीज़ तो याद होगी कि कर्म करते जा फल की चिंता मत कर, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे कई सारे जो है भगवत गीता के जो है प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जा सकता है एथिकल गाइडेंस के रूप में। बताइए कौन कौन से भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको एथिकल गाइड माना जा सकता है सिविल सर्वेंट के लिए। नेक्स्ट है भाई, क्या आप समझते हैं ह्यूमन एक्शन इन एथिक्स और प्लस इसके डिटर्मिनेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस बताने। ये एक केस स्टडी है कि भाई राजीव एक आइडलिस्ट है, आदर्शवादी है, वो समझता है कि भाई मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हालांकि आजकल ऐसे कोई IAS PCS होते नहीं है, ये सिर्फ एक जो है आइडलिस्टिक क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इसमें क्या है कि भाई वो सरकारी नौकरी के लिए जा रहा था इंटरव्यू देने, उसने एक व्यक्ति को सड़क पे देखा, गंभीर अवस्था में जो है पड़ा था, घायल पड़ा था, कोई उसको जो है मदद नहीं दे रहा था, तो ये अपना हॉस्पिटल ले गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन इस चक्कर में इनकी जो सरकारी नौकरी का इंटरव्यू था वो निकल गया और इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई। अब बताइए आप क्या करते, आप होते तो क्या करते बताइए। और आपको क्या लगता है भाई राजीव ने जो इस सर्कमस्टांस में जो डिसीजन लिया, क्या लगता है सही है गलत है, क्या लिखना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेजर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ कौन कौन से? बहुत सारे हो सकते हैं, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप, कई सारी चीज़ें लिखी जा सकती थी। आजकल भैया सोशल मीडिया जो है बहुत एक सशक्त माध्यम है और ये पब्लिक ओपिनियन तक को इन्फ्लुएंस कर देता है। आपको याद होगा कि US के इलेक्शन तक में ये आरोप लग गए थे कि भाई सोशल मीडिया का यूज़ करके ट्रंप जीते हैं। तो ये मतलब सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा आजकल जो है रोल है कि किसी की जो है इमेज पॉजिटिव करने में, नेगेटिव करने में। बीइंग ए सिविल सर्वेंट कैसे आप इस इशू को सॉल्व करेंगे, वही सब लिखना है। ज्ञान के अभाव में सत्यनिष्ठा कमजोर एवं बेकार और सत्यनिष्ठा के अभाव में ज्ञान खतरनाक एवं बयान है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। ये क्वेश्चन बड़ा सटीक पूछा है कि भाई नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अगर आप जो है कोई पब्लिक सर्वेंट करता है तो ये भी करप्शन का टाइप मानते हैं आपकी, नहीं मानते हैं? ठीक है, लॉजिकली इसको एक्सप्लेन करना है। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेज में अगर आप कभी भी कोई पब्लिक का जाता है तो जनरली यही होता है कि भाई या तो उनसे जो पैसे मांगे जाते हैं कि भाई पैसे दे दो काम कराएंगे। KDA कानपुर में है, यहाँ तो खुला ये लोग कहते हैं कि भाई KDA का मतलब होता है कल दोबारा आना, अदरवाइज पैसे दे के काम आज ही करा लो। और वो लोग तो कहते हैं भाई कैमरा वैमरा लेके आओ, सबको जो है दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का हमको समर्थन है। KDA के ऑफिसर्स ने साफ साफ बोल देते हैं वो। और अगर आप नहीं दोगे तो भाई वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा। तो अब बताओ ये केस ऑफ करप्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में भैया कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज जो है आपको डिस्क्राइब करनी है, कि ऐसी स्ट्रेटजीज को डिस्क्राइब करना है
जो सिविल सर्वेंट को लेनी चाहिए कि भाई कोई विरोध ना है। आप समझ रहे हैं, सरकार एक तरह से कह रही है कि भाई पॉलिसी भी पास हो जाए, है ना, और प्रोटेस्ट भी कोई ना करे, ऐसी पॉलिसी ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ आप। तो उसी में लिखा है कि भाई उन स्ट्रेटजीज का आप वर्णन करें जो कि सिविल सर्वेंट को परिवर्तन, मतलब कोई बड़ा चेंज लाना है, बड़ी पॉलिसी लानी है, तो बड़ा जो है लेवल पे रेजिस्टेंस होता है ना। कई सारे केस आपने देखे होंगे लेटेस्ट में, भारत सरकार को इवन जो है वो कृषि वाले फार्म बिल भी जो है वापस लेने पड़ गए थे। तो यही इसी के संदर्भ में आप कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं रियल लाइफ से। तो ऐसी स्ट्रेटजी आपको बतानी है कि भाई जो है ज़्यादा रेजिस्टेंस भी ना हो, बड़ा चेंज जो है वो भी हो जाए, स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझा भी दिया जाए, कुल मिला के प्रोटेस्ट ना हो, उन सब चीज़ों की चीज़ें करनी है। बाकी डिटेल्ड कीवर्ड के साथ पूरी एनालिसिस के साथ आपको जरूर मिलेगा वीडियो बहुत जल्द, 1-1.5 हफ्ते के अंदर।